नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम UPMRC इलेक्ट्रिकल मेंटेनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन अ वायर इफ अ सर्किट बॉक्स सप्लाई द वोल्टेज 120 वोल्ट टू द सॉकेट पिन रिसीव द वोल्टेज 150 वोल्ट विच इज 37 फीट फार फ्रॉम द सर्किट बॉक्स। एक तार में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा यदि एक सर्किट बॉक्स सॉकेट पिन का वोल्टेज 120 वोल्ट है और प्राप्त वोल्टेज 115 वोल्ट है जो सर्किट बॉक्स में 37 फीट दूर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा एक सर्किट बॉक्स है जो आउटपुट वोल्टेज कितनी दे रहा है, 120 वोल्ट दे रहा है, और ये हमारा एक सॉकेट है। यहाँ पे हम कितना वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं, 115 वोल्ट, और दोनों के बीच की दूरी 37 फीट है। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अगर दूरी 20 फीट भी होती और हमें यहाँ पे सेम 115 वोल्ट मिलता वोल्टेज, तभी भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होता, 120 माइनस 150 वोल्ट विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहा जाता है? ए रेजिस्टिविटी, बी कंडक्टेंस, सी परमिटिविटी एंड डी रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है या रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। कंडक्टेंस क्या बताता है कि करंट किसी मटेरियल से कितनी इजीली फ्लो कर सकता है, ये कंडक्टेंस बताता है। और बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये दर्शाती है कि एक मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों रेजिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। परमिटिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि वो मटेरियल कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस भी अपोजिशन होता है करंट फ्लो का, लेकिन किस केस में, ये AC सर्किट में होता है। रेजिस्टेंस किस केस में होता है, ये DC सर्किट में होता है। तो इस चीज को भी याद रखना, दोनों का काम सेम है। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्या करते हैं, दोनों करंट के फ्लो में अपोजिशन पैदा करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस किस केस में करता है, ये DC के केस में करता है, और रिएक्टेंस किस केस में करता है, ये AC के केस में करता है, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस भी ऐड हो जाता है। और रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, वो होता है ससेप्टेंस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच लाइन है पावर सप्लाई वोल्टेज हायर देन टू अदर। किस लाइन में बिजली आपूर्ति वोल्टेज अन्य की तुलना में अधिक होती है? ए जनरेशन स्टेशन लाइन, बी कंज्यूमर लाइन, सी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड डी ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों जो हाईएस्ट पावर सप्लाई वोल्टेज होती है वो होती है ट्रांसमिशन लाइन में। जो जनरेशन स्टेशन लाइन में वोल्टेज होती है वो एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन लाइन कम होती है। वो अराउंड होती है दोस्तों 20 kV से लेके 30 kV तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। दोस्तों पावर सिस्टम में 3 मुख्य बिंदु होते हैं। एक होता है जनरेशन, देन ट्रांसमिशन एंड लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनरेशन की वोल्टेज हमें कितनी मिलती है, 20 kV से लेके 30 kV तक मिलती है। उसके बाद हमने क्या करा, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया, यहाँ पे स्टेप अप करा और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वोल्टेज को भेज दिया। जैसे कि सबको पता है दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, 100 किलोमीटर उससे भी अबव का डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन कवर करती है। और जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 765 kV तक का भी हो सकता है। अब हम हाई वोल्टेज में क्यों ट्रांसमिशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है, हम उसको 30 kV में क्यों नहीं कर रहे हैं, 20 kV में क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि हाई ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कौन से लॉसेस, स्पेशली I2R लॉसेस। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन कर क्या रही है, ये पावर को डिलीवर कर रही है। तो अगर ये पावर को डिलीवर कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके I2R लॉसेस भी कम हो जाएंगे। लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या करते हैं, उससे पहले आता है सब स्टेशन। सब स्टेशन में हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज को और स्टेप डाउन कर दिया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसका एक सबसेट है, वो है कंज्यूमर लाइन। कंज्यूमर लाइन कौन सी होती है, जो हाउस होल्ड में बिजली पहुंचती है उसे बोला जाता है कंज्यूमर लाइन। और उसका वोल्टेज आपको पता ही है कितना होता है, 120 से लेकर 240 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज होता है। 120 वोल्ट आपका अमेरिका जैसी कंट्री में इस्तेमाल होता है और 240 वोल्ट इंडिया में इस्तेमाल होता है। तो वोल्टेज को पहले हम एक बार स्टेप अप करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। अब यहाँ पे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का क्लासिफिकेशन है। लो वोल्टेज का जो वोल्टेज रेंज होती है वो अप टू 1000 वोल्ट होती है और ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। मीडियम वोल्टेज आपकी ग्रेटर देन 1000 वोल्टेज होती है, अराउंड 10 kV 20 kV की वोल्टेज रेंज हो सकती है। और ये बेसिकली कहाँ यूज होती है, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज, इसकी लिमिट अबव 30 kV होती है। और लास्ट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, 150 वोल्ट से अबव एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज माना जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू। ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वाइंडिंग का EMF डैश के कारण प्रेरित होता है।
है? ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बी एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, सी एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड डी एन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से हमें ये पता लगता है कि एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट एनी कनेक्शन फ्लो करता है। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है इसको भी जान लेते हैं। ये प्रोसेस होता है दोस्तों एक मुख्य कारण से जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट, ये अल्टरनेटिंग वेव है या अल्टरनेटिंग करंट है। जब हम इसको प्राइमरी साइड से फ्लो करते हैं तो प्राइमरी साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ट्रांसफार्मर कोर से होता हुआ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है। और ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है? ये सारा प्रोसेस मैग्नेटिकली हो रहा है, इलेक्ट्रिकली अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की दोनों टर्न्स होती है प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं। और जब फ्लक्स सेकेंडरी साइड में लिंक हो जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करती है, ईएमएफ को इंड्यूस करती है और वोल्टेज सेकेंडरी साइड में जनरेट हो जाता है। और जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स पे डिपेंड करता है या वाइंडिंग्स की टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में टर्न ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी साइड, यहाँ पे हम बता भी देते हैं प्राइमरी साइड के टर्न्स ज्यादा होंगे सेकेंडरी साइड से, तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज स्टेप डाउन होगा। डेट मीन वोल्टेज का लेवल कम होगा। अगर प्राइमरी साइड के टर्न्स कम हुए सेकेंडरी साइड से तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वोल्टेज स्टेप अप होगा। डेट मीन्स आपका वोल्टेज का लेवल बढ़ जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच फॉर्मूला करेक्टली डिफाइन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। कौन सा सूत्र तार के इंसुलेशन प्रतिरोध को सही ढंग से परिभाषित करता है? ए सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट्स अपॉन रिसीविंग वोल्टेज इन वोल्ट, बी सप्लाई करंट अपॉन रिसीविंग वोल्टेज इन वोल्ट्स, सी सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट्स अपॉन लीकेज करंट एंड डी सप्लाई करंट अपॉन रिसीविंग करंट। दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है दोस्तों इंसुलेटिंग मटेरियल का और लीकेज करंट का। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हम हाई वोल्टेज डीसी को अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, तो जिसकी वजह से एक हल्के अमाउंट का, काफी स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट कंडक्टर से फ्लो करता है, तो उस लीकेज करंट को हम मेजर कर लेते हैं। और जितना ज्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा तो उतना ही बेटर इंसुलेशन होता है और उतना ही कम लीकेज करंट होता है। और जितना कम इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा तो उसमें पोटेंशियल इशू हो सकता है, उसमें खतरा हो सकता है ज्यादा लीकेज करंट का, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा उस केस में ज्यादा होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट अपॉन में लीकेज करंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप इज यूज्ड एज डोपिंग फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का उपयोग किया जाता है? ए ग्रुप 3, बी ग्रुप 2, सी ग्रुप 4 एंड डी ग्रुप 5। दोस्तों पी टाइप की डोपिंग के लिए हम ग्रुप 3 एलिमेंट का यूज करते हैं और ग्रुप 3 एलिमेंट को हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली एक सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस? उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और इसमें ये सिलिकॉन्स एटम्स हैं। अब क्योंकि ट्राइवेलेंट के पास केवल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होगा क्या, एक सिलिकॉन ने तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इस सिलिकॉन ने भी इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इस सिलिकॉन ने भी इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन एक सिलिकॉन प्रॉपर्ली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो ट्राइवेलेंट के केस में केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं और जो एक बॉन्ड होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से जो ट्राइवेलेंट में क्या क्रिएट होता है, एक होल क्रिएट होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस केस में क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। और जो होल होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो होल उस केस में पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन जाएगा और होल हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और होल का चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होल्स होते हैं। तो होल्स की वजह से ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोस्तों वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को एक और नाम से जाना जाता है एक्सेप्टर, यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या है, स्वीकृता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को स्वीकृत करते हैं। जब भी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो एक होल क्रिएट होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 3। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन एन एसी सिस्टम द ऑर्डर ऑफ फेज कनेक्शन विल बी। एक एसी प्रणाली में चरण कनेक्शन का क्रम क्या होगा? ए येलो रेड एंड ब्लू, बी ब्लू रेड एंड येलो, सी रेड येलो एंड ब्लू एंड डी रेड ब्लू एंड येलो। दोस्तों फेज सीक्वेंस क्या होता है? फेज सीक्वेंस 3 फेज वोल्टेज में वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में एक वोल्टेज लाइन अपने पीक पर पहुंचती है। अब इसमें 3 लाइनें होती हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 फेज से 3 लाइन होंगी, और जो ऑर्डर होता है वो होता है आर वाई बी, यानी कि पहले आपकी रेड लाइन पीक पे पहुंचेगी, देन आपकी येलो लाइन पीक पे पहुंचेगी, देन आपकी ब्लू लाइन पीक पे पहुंचेगी। तो अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो पीक पे पहुंची है लाइन वो है रेड, देन येलो और लास्ट में ब्लू। तो इसी को बोला जाता है फेज सीक्वेंस, जिस ऑर्डर में आपकी वोल्टेज लाइन या करंट लाइन पीक पर पहुंचेंगी। तो 3 फेज में जो आपका सीक्वेंस बनता है वो बनता है आर वाई बी का, और तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है 120 डिग्री का, यानी कि रेड और येलो के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली 120 डिग्री का होगा। ये आइडियल केस में या बैलेंस केस में होता है, और इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि आर का 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, आर वाई बी। अगर हम किसी भी 2 लाइन को इंटरचेंज कर दें तो उस केस में क्या होगा? आपका पूरा फेज सीक्वेंस बदल जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड येलो एंड ब्लू। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द डिसएडवांटेज ऑफ अ यूजेटी। निम्नलिखित में से कौन यूजेटी के नुकसान को बताता है? ए नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, बी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन, सी रिक्वायर लो वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग करंट एंड डी लो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस। हमें बेसिकली क्या बताना है? इसमें यूजेटी का डिसएडवांटेज बताना है। अब यूजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसमें 2 बेस होते हैं B1 और B2 और एक एमीटर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यूजेटी का डायग्राम है, इसमें 2 बेस हैं B1 और B2 और एक एमीटर कनेक्टेड है। जब यूजेटी को ट्रिगर करा जाता है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है? एमीटर करंट लगातार बढ़ता रहता है, वो तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि हम एमीटर पावर सप्लाई को कट ना कर दें या उसको लिमिट ना कर दें। और ये रीजनरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, यानी कि जब एमीटर करंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होता है? यूजेटी के अंदर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बन जाता है। तो इसी बिहेवियर की वजह से यूजेटी को कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? इसको स्विच पल्स जनरेटर में इस्तेमाल करा जाता है, ताकि ये काफी जल्दी ऑन या ऑफ पल्स को क्रिएट कर सके। और इसको सॉटूथ वेव जनरेटर में भी इस्तेमाल करा जाता है। बेसिकली इसको वेव फॉर्म बनाने के लिए, सॉटूथ वेव फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अब यूजेटी के एडवांटेज क्या क्या है? यूजेटी काफी कम पावर को एब्जॉर्ब करता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है, और ये रिवर्स करंट को काफी अच्छी तरीके से ब्लॉक कर देता है, और इसका स्विचिंग रिस्पॉन्स काफी अच्छा होता है और काफी फास्ट होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? हम यूजेटी को हाई फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव इंपीडेंस होता है या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, इसी वजह से इसको हर सर्किट में इस्तेमाल नहीं करा जा सकता है, और यूजेटी से कोई एम्पलीफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं हम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन। हम यूजेटी से एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप इफ 200 मिली एम्पेयर करंट फ्लो इन अ 10 वोल्ट बैटरी। एक लैंप के प्रतिरोध की गणना करें यदि इसमें 10 वोल्ट की बैटरी के कारण 200 मिली एम्पेयर धारा का प्रवाह होता है। ए 48 ओम, बी 25 ओम, सी 45 ओम एंड डी 50 ओम। हमें रेजिस्टेंस निकालना है। बेसिकली करंट हमें दे रखा है 200 मिली एम्पेयर। अब 200 मिली एम्पेयर को हम पहले एम्पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10 की पावर -3, डेट मीन्स 0.2 एम्पेयर हो जाएगा। और वोल्टेज हमें कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है, हमें केवल वैल्यू को रखना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन में I, यानी कि वोल्टेज अपॉन में करंट। तो ये हो जाएगा वोल्टेज 10 वोल्ट और ये करंट कितना हो जाएगा? 0.2। सॉल्व करेंगे इसको, आएगा तो 50 ओम। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।